नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं ऋतुबिष्ट। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद से सामने आ रही है, जहां पर गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक अपार्टमेंट की फ्लैट में आग लग गई है। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची है, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके का यह मामला है, जहां पर एक फ्लैट में अचानक से भीषण आग लग गई। वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है और जैसे तैसे फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। तो आपको बता दें कि इन दिनों जो है आग लगने के मामले एकाएक करके बढ़ते जा रहे हैं। कई जगहों पर बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगती है। तो ऐसे में फौरन ही यहाँ पर जो राहत है, राहत के लिए पूरी टीम पहुंची, पुलिस पहुंची और उसके साथ ही दमकल विभाग के कर्मचारी पहुंचे, जहां पर कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया है। तो इंदिरापुरम के एक अपार्टमेंट का यह मामला है, जहां एक फ्लैट में अचानक से आग लग गई और अभी तक फिलहाल जनहानि नहीं हुई है, लेकिन नुकसान इसमें काफी हो गया है। तो जानकारी मिली, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया। और बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल को लेकर, जहां अब अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को यहां उन्होंने चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने माना कि गिरफ्तारी एकदम सही है। एक्साइज पॉलिसी केस से जुड़े मामले में गिरफ्तारी से राहत न मिलने पर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। तो अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जिसमें हाईकोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार करते हुए उस याचिका को ही खारिज कर दिया था। तो सीएम केजरीवाल के वकील केस को सुप्रीम कोर्ट के सामने मेंशन करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हाईकोर्ट ने माना कि गिरफ्तारी एकदम सही। गिरफ्तारी को लेकर ही याचिका दाखिल की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अरविंद केजरीवाल ने खटखटाया है। और शिवम पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। तो शिवम, हाईकोर्ट से निकले और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं अरविंद केजरीवाल, याचिका यहां पर उन्होंने दाखिल कर दी है। अब क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट से क्या राहत की कोई उम्मीद? बिल्कुल। आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली सेटअप घोटाले मामले में कल दिल्ली अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। क्योंकि साफ तौर से देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं, आज लगभग 10:30 बजे वो सीजीआई के पास याचिका दायर करेंगे। और साफ तौर से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब दिल्ली हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। क्योंकि ये कयास भी लगाया जा रहा है कि क्या आखिर अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है या नहीं मिल सकती, ये तो कयास लगाया जा रहा है। क्योंकि साफ तौर से देखा जाएगा, अगर आज याचिका पर सुनवाई नहीं होती तो लगभग 4 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी हो जाएगी। उसके बाद 4 दिन बाद ही सुनवाई हो सकती है। क्योंकि पूरी तरीके से देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के जो वकील है लगातार दलील पे दलील रख रहे हैं। क्योंकि कल जब दिल्ली हाईकोर्ट में रखा तो कहीं किसी कारणवश दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई गिरफ्तारी गलत नहीं हुई दिल्ली के मुख्यमंत्री की, क्योंकि ईडी के पास पूरा सबूत होने के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है। क्योंकि साफ तौर से ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अब कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। आखिर क्या अरविंद केजरीवाल को अब दिल्ली हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है? वहीं सौरभ भारद्वाज की बात है, जो उनके कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये भी कहा है कि अब जैसे संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, उसी हिसाब से अब अरविंद केजरीवाल को भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है। ये कयास आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगाया जा रहा है। जी चलिए, धन्यवाद आपका शिवम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उम्मीद ये कि सुप्रीम कोर्ट से शायद राहत मिल जाए, क्योंकि जैसा कि आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि संजय सिंह को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को भी शायद सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है। तो गिरफ्तारी को लेकर ये याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी बिल्कुल सही है और अब हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। और बिहार में सभी 40 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार में अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया है। गृहमंत्री आज अमित शाह औरंगाबाद पहुंचेंगे और यहां वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बिहार में अमित शाह की ये पहली चुनावी सभा है। गृहमंत्री अमित शाह की रैली
गुरारू प्रखंड के सर्वोदय विद्या मंदिर परिसर में होगी। और रैली में बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के अलावा बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी के सहारे पर चुनावी बैतरनी पार करना चाहती है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह गुरारू से बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के लिए वोट मांगेंगे, तो वहीं औरंगाबाद से 3 बार के सांसद रहे सुशील कुमार के लिए समर्थन की अपील भी की जाएगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बिहार से ब्यूरो चीफ कुंदन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो कुंदन, लगातार हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी की प्रचार की लिस्ट थी टॉप, वो एकाएक करके यहां पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, गृह मंत्री अमित शाह का भी अब दौरा है, सीएम योगी आदित्यनाथ का भी आने वाले वक्त में दौरा होगा। तो ऐसे में लग रहा है कि बीजेपी बिहार को लेकर यहाँ पर ज्यादा सतर्क नजर आ रही है। देखिए ऋतु, आपको बता दें कि आज अमित शाह का दौरा है। अगर हम बात करें तो जिस तरह से आज अमित शाह बिहार आएंगे और लोकसभा चुनाव प्रचार में अगर हम कहें तो पहली बार बिहार आ रहे हैं और नवादा, गया के साथ साथ औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में वो चुनाव प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि औरंगाबाद के गुरारू प्रखंड में उनकी सभा होनी है और कहीं न कहीं वो ऐसा प्रखंड है जो कि गया में भी पड़ता है और औरंगाबाद में भी पड़ता है। तो कहीं न कहीं इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी के जितने भी बड़े लीडर हैं बिहार के, वहाँ के लिए जा चुके हैं और निश्चित तौर पर वहाँ उन लोगों की सभा होनी है। और बिहार में जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि बिहार में एनडीए गठबंधन है और सभी उम्मीदवारों को मैदान में खड़ा कर दिया गया है, लेकिन ज़्यादातर अगर हम कहें तो बिहार में बीजेपी के नेता ज़्यादा मेहनत करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले यहाँ पर चुनाव का प्रचार शुरू किए थे और फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अप्रैल को गया आएंगे। तो कहीं न कहीं निश्चित तौर पर बीजेपी के बड़े नेताओं की नज़र बिहार पर है, क्योंकि बिहार में जिस तरह की स्थिति बनी थी इससे पहले नीतीश कुमार अगर हैं जो महागठबंधन में चले गए थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमजोर हो गई थी। फिर से नीतीश कुमार जो है जब यहाँ पर एनडीए में आए तो ये माना जा रहा है कि एनडीए यहाँ पर मजबूत हुई है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी भी सीट है जहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बदले हैं और कहीं न कहीं ये वह चिंता का विषय है। नवादा की अगर हम बात करें तो नवादा पहले जो है लोक जनशक्ति पार्टी के पास था, वहाँ पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार इस बार खड़ा किया है। विवेक ठाकुर हैं जो कि बाहरी उम्मीदवार है। वहीं अगर हम बात करें तो इस बार जीतन राम मांझी को गया सीट से चुनाव लड़ाया जा रहा है। वैसे औरंगाबाद में कैंडिडेट नहीं बदले गए हैं, लेकिन बक्सर में जिस तरह से अश्विनी चौबे को टिकट नहीं दिया गया, केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी चौबे, उसका भी विरोध देखने को मिल रहा है। तो बीजेपी को कई सीटों पर अगर हम कहें तो विरोध देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो उनकी नज़र बिहार पर है। वो जमकर पसीना बहाना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि इस बार 40 में से 40 सीट वो जीते। पिछली बार 39 सीट बिहार ने दिया था, कहीं न कहीं इस बार 40 सीटों पर इनका प्रयास है। और इस तरह का गठबंधन है, जिस तरह से उम्मीदवार को इन लोगों ने मैदान में उतारा है, कहीं न कहीं उसको लेकर अब ये लोग कहीं कहीं से जिस तरह से विरोध दिखा जा रहा है, उसको लेकर बीजेपी के नेता चिंतित है। तो यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं बिहार में भी। तो प्रधानमंत्री तो यहाँ पर दौरा कर ही रहे हैं कुंदन, लेकिन गृह मंत्री का वहां पर पहुंचना, और क्योंकि बीजेपी का चाणक्य उन्हें कहा जाता है, तो रणनीति आखिरकार कैसे सेट करनी है और जीतन राम मांझी की उस सीट को लेकर यहाँ पर वोट की अपील, ये अपने आप में बेहद दिलचस्प हो जाता है। देखिए ऋतु, बता दें कि देखिए अमित शाह का जो यहाँ पर दौरा है 23 जनसभा को वो संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 16 जनसभा को यहाँ पर संबोधित करेंगे और उसके अनुसार कार्यक्रम बना हुआ है। जीतन राम मांझी चूंकि सांसद का चुनाव कई बार लड़े हैं और गया सीट से अगर हम कहें तो कभी भी सांसद में उन्होंने जीत हासिल नहीं की है और इस बार एनडीए के उम्मीदवार हैं और सबकी नज़र वहाँ पर है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का भी जो कैंडिडेट है वहाँ कुमार सर्वजीत, वो बिहार सरकार के मंत्री रह चुके हैं और कहीं न कहीं उनकी भी पैठ अच्छी है। और सबसे बड़ी बात है कि वो सीट जो है रिजर्व सीट है और उसमें जो लड़ाई है खास करके कांटे की टक्कर अभी तक देखने को मिल रही है। जीतन राम मांझी के सामने कुमार सर्वजीत हैं और लगातार राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी वहां पर जा रहे हैं। खुद तेजस्वी यादव 2 बार वहां पर जाकर सभा कर चुके हैं। खबर ये भी आ रही है कि लालू प्रसाद यादव भी वहां चुनाव प्रचार में जाएंगे।
तो औरंगाबाद हो, गया हो, नवादा हो, यानी पहले चरण की जितनी भी सीटें हैं उसको लेकर बीजेपी के बड़े नेता प्रचार कर रहे हैं। और बिल्कुल, कहीं ना ये कहीं उन लाजमी भी लोगों हो का जाता है क्योंकि 40 सीटें और 40 की 40 सीटों को जीतने का दावा हरौर से किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुंदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बीजेपी ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट को जारी किया जा सकता है। तो आज बीजेपी की 9वीं लिस्ट कहा जा रहा है कि जो जारी हो सकती है। यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है और 8 से 10 उम्मीदवार जिनके नामों का ऐलान इसमें हो सकता है। तो बीजेपी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर एकाएक करके अपनी लिस्ट को जारी कर रही है और अब कहा जा रहा है कि एक नवी सूची जो है वो आज कभी भी किसी भी वक्त जारी की जा सकती है, जिसमें कुछ यूपी की सीटें होंगी, महाराष्ट्र की होंगी, बंगाल की होंगी। तो कुल 8 से 10 ऐसे उम्मीदवार जिनके नामों का ऐलान, तो यूपी की मैनपुरी और फिरोजाबाद सीट पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है क्योंकि इस पर अब तक ऐलान नहीं हुआ है। वहीं मैनपुरी से यूपी कैबिनेट में मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह को उम्मीदवार बनाना तय माना जा रहा है। और लोकसभा चुनाव 2024 की वजह से इस वक्त देश का सियासी पारा चरम पर है। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है और इसी कड़ी में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर के कठुआ में रैली करेंगे, जहां बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक सीएम योगी आदित्यनाथ की इस रैली के लिए भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। और लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में स्टार प्रचारकों का जमावड़ा लगने लगा है और ऐसे में राज्य में आने वाले दिनों में भी ताबड़तोड़ रैलियां होंगी। बीजेपी के चुनाव प्रचार ने उत्तराखंड में भी रफ्तार पकड़ ली है और इसी के चलते उत्तराखंड में भी देश के प्रमुख नेताओं की चहलकदमी बरकरार है। और आरजेडी ने अपनी प्रत्याशियों की लिस्ट को जारी कर दिया है, जिसमें आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य, मीसा भारती को टिकट दिया गया है और 22 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान ये आरजेडी की तरफ से किया गया है। तो बिहार में प्रचार चरम पर है और ऐसे में अब एकाएक करके पार्टियां अपने उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी कर रही हैं, जिसमें अब एक और लिस्ट आरजेडी की तरफ से जारी की गई। मीसा भारती और रोहिणी आचार्य, जिनको लेकर पहले से ही कयास था कि इनको तो टिकट मिलना कन्फर्म ही है, तो इसमें लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य और आरजेडी नेता ऋतु जायसवाल के नाम भी शामिल है। आरजेडी ने गया से सर्वजीत पासवान, नवादा से श्रवण कुमार कुशवाहा, सारण से रोहिणी आचार्य और जमुई से अर्चना रविदास और साथ ही बांका से जयप्रकाश यादव, तो पूर्णिया से बीमा भारती, दरभंगा से ललित यादव और सुपौल से चंद्रहास चौपाल को मैदान में उतारा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु और महाराष्ट्र में चुनावी रैली करने वाले हैं। वो थोड़ी ही देर में तमिलनाडु के वेलूर पहुंचेंगे और इसके बाद दोपहर 1:45 पर मेट्टुपालयम में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तमिलनाडु के बाद पीएम महाराष्ट्र के नागपुर जिले के रामटेक जाएंगे और यहां पर शाम 6 बजे पब्लिक मीटिंग की जाएगी। वहीं इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने चेन्नई में बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में रोड शो किया। खुले वाहन में सवार प्रधानमंत्री मोदी ने सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों का अभिवादन भी किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो चेन्नई में प्रधानमंत्री मोदी का मेगा रोड शो ब्लॉकबस्टर रहा है। फूलों की बारिश के बीच शास्त्रीय नृत्य के साथ नादस्वरम की गूंज सुनाई दी। कई लोग पौराणिक पात्रों की वेशभूषा पहनकर प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। अरुणाचल की धरती से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को करारा जवाब दे दिया है। उन्होंने दो टूक कहा कि भारत पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है, लेकिन अगर किसी ने भारत के सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की तो भारत के पास इसका जवाब देने की भी ताकत है। दरअसल राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में सार्वजनिक रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने चीन की हरकत पर पलटवार किया। दरअसल चीन ने अरुणाचल की 30 जगहों के नाम बदलकर अपनी वेबसाइट पर पोस्ट कर दिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन के ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर भारत चीन के कुछ प्रांतों और राज्यों का नाम बदल देगा तो क्या वो भारत का हिस्सा बन जाएंगे? यह हम सबका घर है। अभी चीन ने अपनी वेबसाइट पर
अरुणाचल प्रदेश के 3 जगहों के नाम को बदलकर पोस्ट कर दिया है। बहनों भाइयों, नाम बदल देने से कुछ नहीं होने वाला है। अपने पड़ोसी को बतलाना चाहता हूं, कल चाइना के भी यदि कुछ प्रांतों के, कुछ स्टेट्स के हम नाम बदल दें तो क्या नाम बदल देने से चाइना के वो स्टेट्स हमारे हो जाएंगे? इस गफलत में चाइना को नहीं रहना चाहिए। मैं मानता हूं ऐसी हरकतों से भारत और चीन के बीच के रिश्ते खराब होंगे। हमारे यहां अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, इस बात को हमें बराबर ध्यान रखना चाहिए कि जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलते। भारत की जो सोच है, हम सारे पड़ोसियों के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, मधुर रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन भारत के मान सम्मान स्वाभिमान पर यदि कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो बहनों भाइयों, स्वाभाविक है उसका जवाब देने की भी कुवत आज भारत के अंदर है। मैं आपको बताना चाहता हूं। कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड चुनाव कैंपेन कमेटी का गठन कर दिया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 100 नेताओं को कैंपेन कमेटी की जिम्मेदारी दी है, जिसमें पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और विधायक प्रीतम सिंह को उत्तराखंड चुनाव कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंप रही है। इससे पहले भी कांग्रेस ने उत्तराखंड के लिए मीडिया कोऑर्डिनेटरों की घोषणा की थी और अब उत्तराखंड में 5 लोकसभा संसदीय सीटों पर होने जा रहे चुनाव को देखते हुए चुनाव कैंपेन कमेटी की सूची जारी की गई। बहुत अच्छा निर्णय है। प्रीतम सिंह जी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। योग्य नेता है, बहुत तजुर्बेकार नेता है। लगातार उत्तराखंड की हर असेंबली में वो मेंबर रहे, राज्य के मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश की असेंबली में मेंबर रहे, उत्तराखंड में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे। उनसे ज्यादा तजुर्बा किसी को है नहीं। मैं समझता हूँ पार्टी ने बहुत समझदारी का काम किया है। श्री प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में हम सब लोग कैंपेन कर रहे हैं और करेंगे। खबर राजस्थान के चूरू जिले से है, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जनसंपर्क किया और पीएम मोदी के 400 पार के नारे को दोहराया है। इसके साथ ही लोगों से बढ़ चढ़कर वोट देने की अपील भी की गई। और बिहार के खगड़िया जिले में रेलवे प्रशासन की लापरवाही सामने आई, जिसका वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है, जहां गेटमैन की लापरवाही की वजह से बड़ा हादसा टल गया। वीडियो वायरल हुआ है, आप देख सकते हैं कि कैसे एक तेज रफ्तार ट्रेन गुजर रही है, जिसका फाटक भी बंद नहीं किया गया और गेटमैन आंखें मूंदे सो रहा है। इसी की वजह से हमेशा हादसों का आशंका बनी रहती है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में मंगलवार को एक बस के खदान में गिरने से 3 महिलाओं समेत 12 लोगों की मौत हो गई है और 14 लोग इसमें घायल हो गए। बस में 30 से ज्यादा कर्मचारी सवार थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने हादसे को लेकर ट्वीट किया कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बस दुर्घटना अत्यंत दुखद है। जिन लोगों ने इसमें अपने प्रियजनों को खोया, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और देश भर में नवरात्रि की धूम है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। देश की प्रसिद्ध माता मंदिर, दुर्गा मंदिर, काली मंदिर और साथ ही अन्य मंदिरों में भी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही शुभ फल की प्राप्ति के लिए कथा का पाठ भी किया जाता है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।